कनेरी आइलैंड्स और बाकी मैक्रोनेशिया 1 करोड़ 50 लाख साल से भी पुराने हैं। ये सभी मूल रूप से ज्वालामुखी हैं और ये कभी भी किसी कॉन्टिनेंट से जुड़े नहीं रहे हैं। ये समुद्र में ही जन्मे थे और हमेशा सबसे अलग थलग और अकेले रहे हैं। जब ज्वालामुखीय विस्फोटों की वजह से ये समुद्र से बाहर आए थे, तो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा एक रहस्यमय सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ था। मदीरा, अजोर्स और कनेरी आइलैंड्स जो समुद्र के बीच में थे, तब बस छोटे वोल्केनिक ब्लॉक्स होते थे जिन्हें सूरज तपाता था और हवा, समुद्र और बारिश जिन्हें झंझोड़ती रहती थी। लेकिन जल्दी ही मेनलैंड का 2 करोड़ साल पुराना जंगल इन दूर दराज मौजूद अटलांटिक आइलैंड्स को जीतने वाला था। 1 करोड़ 50 लाख साल पहले समुद्र की लहरें और जानवर बड़े कॉन्टिनेंट से यहां इत्तेफाक से बीज ले आए। ये कॉन्टिनेंट्स इन द्वीपों के किनारों से काफी दूर थे और इससे जन्म हुआ लॉरेल फॉरेस्ट्स का, जो खोए थे अटलांटिक ओशन की विशालता में। जब ग्लेशिएशन की वजह से यूरोप का क्लाइमेट बदल रहा था, इस दौरान नॉर्थ अफ्रीका एक रेगिस्तान बन गया, पर अजोर्स, मदीरा और कैनरी आइलैंड्स के ये जंगल मजबूती से खड़े रहे। हकीकत यह है कि लॉरेल फॉरेस्ट को एक फॉसिल फॉरेस्ट माना जाता है। यहां पेड़ों की ऐसी 25 किस्में हैं जो पुराने दौर से आज तक यहां मौजूद हैं। ये टर्शियरी पीरियड की झलक देते हैं, यानी उस लैंडस्केप का नजारा जो इस प्लैनेट पर 2 करोड़ साल पहले खूब फल फूल रहा था। पर आखिर किस कारण से ये ना सिर्फ उन द्वीपों पर कायम रह सके, बल्कि इतनी दूर दराज जगहों पर बढ़ते भी रहे? इस सवाल का जवाब छिपा है हवा और समुद्र में। ये लॉरेल फॉरेस्ट, जो एक बोटानिकल रेलिक के तौर पर आज भी जिंदा है और अटलांटिक आइलैंड्स की ज्वालामुखी चट्टानों में जड़े जमाए हुए है, इसे जिंदा रखा है अटलांटिक ओशन से आने वाली ट्रेड विंड्स ने। हवाएं और समुद्र दोनों ही इस जंगल के लिए जरूरी टेम्परेचर और नमी मुहैया कराते हैं। जब नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स समुद्र को पार करती हैं, ये समुद्र की सतह से नमी हासिल करती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। लगातार चलने वाली ये हवाएं शीयर वाटर्स पक्षियों के लिए हवाई हाईवेज जैसी हैं, जो मछलियों और स्क्विड की तलाश में लहरों को छानते रहते हैं। ये समुद्री पक्षी कनेरीज के कुछ सबसे एकांत वाले आइलैंड्स और आइलैंड्स पर घोंसला बनाते और ब्रीड करते हैं, जैसे कि चिनिको आर्किपेलागो, जहां ये रात के अंधेरे में लैंड करते हैं। हजारों लाखों शीयर वाटर्स चट्टानों पर और ज्वालामुखीय चट्टानों की दरारों में घोंसले बनाते हैं। ये अंधेरे में अपने चूजों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें ताजा मछलियों की खुराक देते हैं।
ट्रेड विंड्स की वजह से ये पक्षी समुद्र में और आगे तक भी जाते हैं। इन्हीं के कारण सबसे वेस्ट में मौजूद एलेनोरस फैल्कन की कॉलोनी भी वजूद में आई, जो एलेग्रेंजा आइलैंड पर है। एलेनोरा फैल्कन पेरेंट्स अपने चूजों को उन छोटे माइग्रेट करते परिंदों का शिकार करके खिलाते हैं जो ट्रेड विंड्स के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। सी हॉक्स खुराक की तलाश में एयर करंट्स का इस्तेमाल करके सैकड़ों हजारों मीटर तक की ऊंचाई पा लेते हैं। जो हवा हॉक को उड़ाए रखती है, वही 400 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर इन द्वीपों से टकराती है और ये नमी से भरपूर होती है। ये हवाएं ठंडी और नम होती हैं और ये बड़े जोर से कैनरीज के ज्वालामुखियों से टकराती हैं। इसी जगह ये हवाएं जमीन को छूती हैं और यही मौजूद है लॉरेल जंगल। यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल होता है करीब 80% और सालाना तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच रहता है। लिहाजा इस प्राचीन जंगल के पनपने के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल हैं। इसी हवा के कारण कीड़े और पक्षी इन अकेले और शांत वनों तक पहुंचे थे। इस एकांत के कारण यहां नई जीव प्रजातियां पनपी। कॉन्टिनेंटल प्रभावों से आजाद इन दूर दराज द्वीपों पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कैनेरी आइलैंड्स के साथ भी ऐसा ही है। जो पौधे और जीव दूर दराज आइलैंड्स पर बसते हैं, उनमें फर्क तेजी से आता है। इसी की एक बढ़िया मिसाल है यूरोपियन चाफिज, जो कैनेरी आइलैंड्स पर 10 लाख साल से भी पहले पहुंचे थे और अब 3 सब स्पीशीज में बट गए हैं और ये सभी दिखने में एकदम अलग लगते हैं। हालांकि ये जंगल ट्रॉपिक्स से अलग है, पर यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से काफी समानताएं रखता है, जैसे कि इसके पेड़ पौधों की डेंसिटी, जिसके कारण जमीन तक धूप पहुंच ही नहीं पाती। इन पेड़ों की ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक हो जाती है। नीचे मौजूद जंगल की जमीन और पेड़ों की टहनियां और तने लिचेंस और मॉसेस से ढके रहते हैं। इस शांत लॉरेल फॉरेस्ट में फिंचेस और रॉबिन्स जैसे पक्षी रहते हैं और इन्हें यहाँ के मखमल जैसे नर्म हिस्सों में शिकारियों की नजरों से बचे रहकर घोंसले बनाने की सहूलियत मिलती है।
ये पक्षी इन लॉरेल फॉरेस्ट में अक्सर बारिश होने के आदी होते हैं, पर एक और ऐसी बारिश होती है जो आसमान से नहीं होती। मॉसेस और लिचेंस के जिस कालीन में रॉबिन्स का आना जाना रहता है, वो भी लॉरेल फॉरेस्ट के लिए एक अहम रोल अदा करते हैं। ये बादलों से नमी को जज्ब कर लेते हैं और इस फिनोमिनन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेन। हवाओं के साथ पानी की काफी मात्रा उड़ती है और यह हवा इन द्वीपों से टकराती है, पर यह बारिश की शक्ल में नहीं गिरती। इसके कणों को वो लिचेंस और मॉसेस पकड़ लेते हैं जो जंगल को कवर किए रहते हैं। यह प्रोसेस इतना असरदार है कि साल के दौरान जितनी बारिश होती है, यह उससे 3 गुना ज्यादा पानी मुहैया करा देता है। गर्मियों में इस हॉरिजॉन्टल रेन की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, जब लॉरेल फॉरेस्ट को जिंदा रखने वाला 100% पानी इसी बारिश से आता है, जिसे मॉसेस और लिचेंस कैप्चर करते हैं। इन मामूली लगने वाले पौधों की बदौलत ऐसी स्ट्रीम्स जिंदा रहती हैं और वो पोखर बने रहते हैं जहां बॉलीज पिजेंस पानी पीते और नहाते हैं। बॉलीज पिजेंस सिर्फ कैनेरी आइलैंड्स के लॉरेल फॉरेस्ट्स में ही मिलते हैं। ये शर्मीले और कम दिखने वाले जीव हैं और ये तभी नजर आते हैं जब ये ऐसे किसी पोखर पर पानी पीने आते हैं जो गर्मियों के सूखे दौर में भी बना रहता है। ये पक्षी इस जंगल से शायद ही निकलते हों। ये यहीं शाखाओं के बीच खाते, ब्रीड करते और छिपे रहते हैं। इस गुमशुदा सी दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा है। इन हैप्पी आइलैंड्स तक हवा ही सब कुछ लेकर आई थी और यहां पौधों और जानवरों का करीबी रिश्ता है। फॉक्स क्लब जैसे कुछ एंडेमिक फूल, फ्लाई कैचर और कुछ दूसरे पक्षियों पर अपने रिप्रोडक्शन के लिए निर्भर करते हैं। नेक्टर की खोज में आते जाते रहने वाले इन पक्षियों के कारण साल दर साल पॉलिनेशन बढ़िया ढंग से होता रहता है। जहां शिकारियों की संख्या सीमित होती है, वहां आपसी रिश्तों के बीच की पेचीदगी बढ़ती है। इस जंगल के अलग थलग होने के कारण इसमें मांसाहारी मैमल्स या सांपों का पलड़ा भारी नहीं हो पाया है। यहां पहुंचने वाले इकलौते शिकारी थे पक्षी, और उनकी संख्या भी सीमित है। यूरेशियन स्पैरोहॉक एक सब स्पीशीज में ढल गए हैं, जो अपने कॉन्टिनेंटल रिश्तेदार से साइज में थोड़े छोटे हैं, पर ये कमाल के शिकारी हैं। स्पैरोहॉक्स जंगल के अंदर ही शिकार करते हैं। ये पेड़ों के बीच उड़ते रहने वाले छोटे पक्षियों का पीछा करते हैं। फ्लाई कैचर्स, ब्लैक बर्ड्स और ब्लू टेट्स इनकी पसंदीदा खुराक हैं। इस साल इनके अंडों से 4 चूजे निकले हैं। लॉरेल फॉरेस्ट में पक्षियों की इतनी कम आबादी इस स्पैरोहॉक्स की आबादी को खास बढ़ा नहीं सकती, और हर साल 4 चूजों की परवरिश बहुत मेहनत का काम है। यह भी मुमकिन है कि ये सब के सब जिंदा ही ना बचे।
सिर्फ गैराकोनाई आइलैंड पर ही बिना रीढ़ वाले जीवों की करीब 1000 स्पीशीज रहती हैं और इनमें से ज्यादातर लॉरेल फॉरेस्ट में ही हैं। कैनरीज में जिन एंडेमिक स्पीशीज की संख्या सबसे ज्यादा है उन्हीं में शामिल है लैंड स्नेल्स। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी करीब 250 अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जिनमें से करीब 80% सिर्फ इसी आर्किपेलागो पर मिलती हैं। ग्लास स्नेल्स की करीब 20 स्पीशीज हैं। ये दिखने में स्लग्स जैसे लग सकते हैं, पर इनका एक छोटा और नाजुक शेल होता है जो इनकी पीठ पर दिखता है। ग्लास स्नेल्स दूसरे स्नेल्स के उलट अपने शेल्स के अंदर नहीं छिप सकते। अगर एनवायरनमेंट सूखा हो जाए तो इन्हें नर्म और छायादार जगहों में ही रहना पड़ता है, जैसे कि लॉरेल फॉरेस्ट। लॉरेल फॉरेस्ट में एक और अनोखा कबूतर रहता है। लॉरेल पिजन बोलेस पिजन की ही तरह फल, बीज और बड्स खाता है, पर इसे जंगल के नजदीक पथरीले इलाकों में घोंसले बनाना पसंद है। जो पक्षी धुंध वाले इन जंगलों में रहते हैं, इनमें ब्लैक बर्ड्स और 2 एंडेमिक पिजन्स इस जंगल की लगातार बढ़ोतरी के लिए खास अहमियत रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ही इतने बड़े होते हैं कि पेड़ों के गूदे वाले फल खा सकें और फिर बीजों को सही सलामत उगल सकें ताकि वो उग सकें। पर लॉरेल फॉरेस्ट में सब कुछ खुशगवार नहीं है। 1 सदी से कुछ पहले चूहे इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, जो यहां स्थानीय पक्षियों के अंडों को चट करने लगे, खासकर लॉरेल पिजन के अंडों को, जो चट्टानों में घोंसले बनाते हैं। इनके करीब 75% अंडे ये चूहे खा जाते हैं। कनेरी आइलैंड बजर्ड भी इन चट्टानों पर कबूतरों के साथ रहते हैं और कुछ हद तक उनके साथ ही हैं। इन आइलैंड्स पर यह अकेला ऐसा बड़ा शिकारी है जो अब यहां रहने वाले चूहों का सफाया करता है। बजर्ड्स के चूजे उन चूहों, पक्षियों और बड़ी छिपकलियों को खाते हैं जिनके माँ बाप इन आइलैंड्स के निचले गर्म इलाकों में गश्त लगाने के दौरान शिकार करते हैं, और ये जगह लॉरेल फॉरेस्ट से काफी दूर होती है। पास ही मौजूद ग्रीन स्वेड माउंटेन पर लॉरेल फॉरेस्ट के नम पेड़ों के बीच स्पैरो हॉक्स इस साल अपने सभी चारों चूजों को बड़ा करने में कामयाब हो गए हैं। पेड़ों की डेंस कैनपी और बादलों में घिरी शाखाओं के तले पानी की लाखों बूंदों को मॉसेस और लिचेंस जज्ब करती रहती हैं। ये उन पेचीदा रिश्तों की कड़ी की सिर्फ शुरुआत है जो अलग अलग हजारों स्पीशीज को आपस में जोड़ती है, और इनमें से कई अनूठी हैं जो 1 करोड़ 50 लाख साल से भी ज्यादा से एक विशाल समुद्र के बीच सबसे अलग थलग रहती आई हैं। जंगल, रहस्य और डर का दूसरा नाम।
एक ऐसी अभेद्य जगह जहां रहने वाले जीव अजीब, अनजान और डरावने होते हैं। जंगल का घनापन बेचैनी पैदा करता है। बड़े बड़े पेड़ रोशनी को रोक देते हैं और घनी झाड़ियां आगे नहीं बढ़ने देती। लताएं चारों ओर लटकी रहती हैं और हर कहीं होते हैं पत्तियां और कांटे। जलधाराओं और नदियों को पार करना होता है नामुमकिन। कदमों की आहट यूं लगती है जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हर कहीं से कोई जैसे घूर रहा हो। छायाएं कभी दिखती तो कभी गायब होती रहती हैं। अतीत के नेविगेटर्स और एक्सप्लोरर्स को मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट्स में जो मायावी नजारे दिखे, उन्होंने उन्हें बेआवाज कर दिया। और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, वो थी सेहरा देने वाली आवाजें, जो शाम की नमी भरी हवा को जैसे चीरती थी। लीमर्स, जैसे मरने वालों की रूहें, जो घूमते हैं धुंधली पड़ती रोशनी में और डराते हैं ऐसे किसी भी साहसी मुसाफिर को जो इन रहस्यमय जंगलों में कदम रखने की हिम्मत करता है। और ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में ही शुमार नहीं है। इसकी गिनती सबसे पुरानों में भी होती है। ये करीब 15 करोड़ साल से मेनलैंड से अलग थलग रहा है। यानी ये एक बहुत ही खास जगह है। मेडागास्कर के दूर दराज होने का मतलब है कि यह विशाल इलाका एक अनोखी कुदरती लेबोरेटरी है, जिसमें मौजूद ज्यादातर पौधे और जानवर सिर्फ इस आइलैंड पर ही मिलते हैं। इस आइलैंड के नॉर्थ और ईस्ट में मिलने वाले रेन फॉरेस्ट्स माउंटेन रेंजेस के साथ सटे हैं, जो कोस्ट के साथ मौजूद हैं। कहीं कहीं इनकी ऊंचाई 2500 मीटर से भी ज्यादा है। करीब करीब रोज ही इंडियन ओशन की तरफ से ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड्स पर सवार होकर आने वाले बादल उस रेन फॉरेस्ट्स को तरबतर कर देते हैं, जो आगे और ऊपर तक फैले हैं। हमारे ग्रह पर इस तरह का और कोई जंगल मौजूद नहीं है। इसके करीब 80% पौधे एंडेमिक हैं और सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। सरसरी तौर पर देखने पर यह किसी भी दूसरे जंगल जैसा ही लगता है, पर यहां ना तो बड़े शिकारी हैं और ना ही जहरीले सांप। वो आसपास के कॉन्टिनेंट से यहां कभी नहीं पहुंचे। यहाँ के जंगलों में इतने डरावने जीव इतनी तादाद और वैरायटी में मौजूद हैं और उनके रिश्ते इतने अजीब लगते हैं कि कल्पना करना मुश्किल है। सूरज उगते ही एक जोर की चीख सुनाई देती है और इसके साथ ही कुछ और आवाजें भी आने लगती हैं और फिर तो जैसे एक कमाल का कोरस सुनाई देने लगता है। यहां मौजूद है इनरी या बाबा कोटो की एक आबादी, जो एक नए दिन का स्वागत कर रही है। इनरी रोजाना सुबह सुबह इसी गीत को दोहराते हैं। लीमर की यही इकलौती प्रजाति ऐसे गीत गाती है। ये इलाके की निशानदेही और परिवार के रिश्तों को और मजबूत करने का काम करती है।
और इनका ये शानदार कोरस 4 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। मैडागास्कर लीमर का नेटिव होम है। दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां प्राइमेट्स का ये ग्रुप मिलता है। ये अपनी अलग ही दिखने वाली गीली नाक से पहचाने जाते हैं और जंगल में ही मिलते हैं। आज दुनिया में लीमर की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और इनमें से ज्यादातर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीवों वाली लिस्ट में हैं। पर फिलहाल ये इंड्रेस इस बात से बेफिक्र लग रहे हैं क्योंकि अपना दिन शुरू करने से पहले ये सुबह की धूप में खुद को गरमा रहे हैं। मैडागास्कर ब्लू पिजन्स भी एक ठंडी और नम रात के बाद अपनी सुस्ती मिटाने में लगे हैं। ये शर्मीले पक्षी जंगल के पेड़ों के बीच छोटे ग्रुप्स में बड़ी खामोशी से इधर उधर जाते रहते हैं और कई तरह के फल ढूंढकर उन्हें साबुत ही निकल जाते हैं। पिजन्स अपने इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं और सिर्फ उन्हीं पेड़ों पर जाते हैं जहां फल पहले ही पक चुके हैं। पेड़ों की जिन चोटियों पर ये कबूतर अक्सर आते जाते रहते हैं, उनके नीचे कमाल के फर्न्स उगते हैं। कभी कभी इनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। इन जंगलों में मिलने वाली फर्न की वैरायटी कमाल की होती है। इनमें से कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत पुराने अतीत की हों, जैसे कि 36 करोड़ साल पहले के कार्बोनिफेरस पीरियड की। और इस रहस्यमय और आदिम से लगते लैंडस्केप में कुछ जानवर तो एकदम सुकून से जीते हैं। मेंढक ऐसे जीवों में शुमार हैं जो सबसे पहले मैडागास्कर पहुंचे थे। ये इकलौते ऐसे एम्फीबियंस थे जो इस बड़े आइलैंड पर बस पाने में कामयाब हुए। एक अंदाजे के मुताबिक अब यहाँ पर इनकी करीब 400 प्रजातियां हैं और इनमें से कई तो अभी खोजी जानी बाकी हैं। रेप्टाइल्स इस मामले में ज्यादा कामयाब रहे। यहाँ स्नेक्स, लिजर्ड्स, कमीलियंस और टर्टल्स सभी पहुंच गए। मैडागास्कर इनके लिए जमीन पर मौजूद उम्मीद से भरी एक जन्नत बन गया और ये इस आइलैंड के हर कोने तक फैल गए। दुनिया में कमीलियन की कुल जितनी प्रजातियां हैं, उनमें से आधी मैडागास्कर में मिलती हैं। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी स्पीशीज जायंट कमीलियन शामिल है, जिसकी लंबाई करीब 70 सेंटीमीटर होती है। यूं तो ये अपनी पूरी जिंदगी ही काफी कीड़ों का शिकार करते हैं, पर वयस्क हो जाने पर तो ये छोटे पक्षियों यहां तक कि मैमल्स को भी खुराक बना लेते हैं।
यहाँ जीवों के सामने शिकारियों का खतरा लगातार बना रहता है, तो शिकार बनने वालों को अपने आप को बचाने के लिए कई अनोखे तरीके इजाद करने पड़े। मेडागास्कर के जानवरों के पास खुद को छिपाने के लिए सबसे अच्छे जुगाड़ हैं। ये नाइट जार है जो चंद सूखी पत्तियों जैसा लगता है, और यहां गेकोस भी हैं जो दिखने में जीती जागती छाल, टहनियों या ठूंठ जैसी लगती हैं। यानी यहां रहने वाले जीव खुद को छिपाने में माहिर हैं। इन सब का एक ही मकसद है, सांपों और दूसरे मांसाहारी जीवों से बचे रहना। कभी कभी दुम दबाकर निकल जाना ही सही रहता है, पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यह ब्राउन लीमर्स का एक ग्रुप है जो खुराक ढूंढ रहा है। फूल ऐसी दुर्लभ चीज हैं जो जब भी मिले उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, और लीमर कम से कम 60 प्लांट फैमिलीज के फूलों को खाते हैं। छोटे सांपों से लीमर्स को कोई खतरा नहीं होता, पर मेडागास्कर बोआ को देखकर तो इस जंगल के हर जानवर के दिल में खौफ समा जाता है। ये नन्हा इंद्री अपनी मां की निगरानी में खतरे से सुरक्षित है और मजे से खेल रहा है। फिलहाल ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जिंदगी के पहले 8 महीने इन दोनों का रिश्ता बहुत ही करीबी रहेगा। इसकी तमाम जरूरतें इसकी मां ही पूरी करती है, पर पिता भी ज्यादा दूर नहीं रहता। इंड्रीज मोनोगैमस यानी एक साथी के साथ जिंदगी बिताते हैं, और पार्टनर्स का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, जिससे ये खतरे का सामना मिलकर कर पाते हैं। इन पेड़ों के बीच कोई हलचल महसूस हुई है। एक बोआ बच्चे का पीछा कर रहा है। एक अलार्म कॉल सुनकर झुंड सावधान हो जाता है और बच्चा अपनी मां की गोद में दुबक जाता है। खतरे से जल्द दूर हो जाने में ही अक्लमंदी है। 5 महीने के हो जाने पर यंग इंद्री अपनी मां की पीठ पर सफर करने लगते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये जीव पूरी रफ्तार पर चलते हैं। मेडागास्कर के जंगल छिपने के लिए कई शांत जगह मुहैया कराते हैं। इनमें से कुछ सबसे अजीब हैं, जैसे जायंट बैम्बू के झुरमुट। ये स्पीशीज इतनी ऊंची हो जाती है कि इसके तने मुड़कर बड़ी बड़ी कुदरती मेहराबें बन जाती हैं। साल के कुछ खास दिनों में जायंट बैम्बू एक दिन में 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। इसकी पत्तियों और कोंपलों में साइनाइड होता है, पर गोल्डन बैम्बू लीमर इन्हें बिना किसी दिक्कत के खा सकते हैं।
हकीकत यह है कि इस पौधे की पत्तियां लीमर की खुराक का 90% हिस्सा होती हैं। किसी मैमल के लिए इसकी जितनी मात्रा जानलेवा होगी, ये उससे 12 गुना ज्यादा रोजाना खा जाते हैं। छोटे से कलामा कमीलियन को देख पाना काफी मुश्किल होता है। हाँ, अगर ये हीट में हो तो बात और है। किसी राइवल से चुनौती मिलने पर ये अपने रंग बदलने और अपने खास मूवमेंट्स के बारे में भूल जाती है। दो फीमेल्स इलाके पर कब्जे के लिए उलझ रही हैं और एक मेल हैरान सा ये सब देख रहा है। इस पेड़ पर इनमें से किसी एक का ही कब्जा रह सकता है, तो इनमें से जो कमजोर होती है वो सरेंडर कर देती है। पर इलाके को जीतने वाली फीमेल अब भी इस मेल की लुभाने वाली हरकतों के जाल में नहीं फंसने वाली, और मेल को भी तब तक दूर ही रहना होगा जब तक फीमेल मिलन के मूड में नहीं आ जाती। इंड्रेस नजदीक हैं। ये ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। ये एक दिन में सिर्फ 300 से 700 मीटर ही सफर करते हैं, और यह निर्भर करता है सीजन और खाने की बहुतायत पर। जंगल में हमेशा फल नहीं मिलते हैं, पर पत्तियों की कभी कमी नहीं पड़ती, और ये बहुत तरह के कीड़ों के लिए भी बेशकीमती होती हैं। पक्षियों की कुछ प्रजातियां बारिश के मौसम के बाद ही ब्रीड करती हैं, जब इनवर्टिब्रेट्स की संख्या काफी होती है और उनसे इन्हें अपने बच्चों के लिए झटपट और भरपूर खुराक मिल जाती है। माता पिता दोनों ही अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए बारी बारी से काम करते हैं। टीम वर्क के जरिए ये थकाने वाला काम मुमकिन हो पाता है। इस समय जंगल में कई तरह के फल मौजूद हैं और ब्राउन लीमर्स इनका फायदा उठाने में देरी नहीं करते। देखा गया है कि लीमर नेटिव प्लांट्स की कम से कम 86 अलग अलग स्पीशीज के फल खाते हैं, और सबसे ज्यादा फल इन्हें मुहैया कराते हैं जंगली फिग ट्रीज। ब्राउन लीमर्स ऐसे गिने चुने जानवरों में शुमार हैं जो पके फल जैसी खुराक को जमीन से उठाते हैं। जंगल की जमीन पर खूब गहमा गहमी है। पत्तियों के इस ढेर में डॉर्फ कमीलियंस जैसे नजर ही नहीं आते। इनका कैमोफ्लाज इन्हें रिंग टेल मंगूस जैसे मांसाहारी शिकारियों से बचाता है। या टेनरेक्स है। ये एक पुराने दौर का कीड़े खाने वाला पेटू जीव है जो शाम ढले अपने बिल से निकलता है। ये मैमल स्पीशीज भी मैडागास्कर में ही मिलती है। ये मिट्टी में अपनी लंबी थूतन से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। इसकी खुराक का एक बड़ा हिस्सा होते हैं कीड़े, और ये हर दिन उन्हें दर्जनों की तादाद में खाता रहता है। और इन छोटे जानवरों, कीड़ों, कमीलियंस और टेनरेक्स का शिकार करता है मंगूस। रेड रैट अच्छे खासे साइज वाला एक रोडेंट होता है जो इन रेन फॉरेस्ट्स में ही मिलता है, लेकिन इस फुर्तीले शिकारी को देखकर तो यह भी भाग जाता है। लेकिन फिलहाल मंगूस की भूख इन चंद कीड़ों से मिट गई है। इंड्री पेड़ों में ऊंचाई पर बैठे हुए ये सब देख रहा है, पर इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है।
हालांकि मंगूस आसानी से पेड़ों की चोटियों तक पहुंच सकता है, पर इनरी इसके लिहाज से ज्यादा ही बड़ा शिकार है। इनरी की फैमिली ने पेड़ों की चोटियों पर रात गुजारने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी है और इस जगह की जमीन से ऊंचाई है 30 मीटर से भी ज्यादा। दुनिया में अनोखे मेडागास्कर के इन अजीब, रहस्यमय और डरावने जंगलों में इनरी की आवाजें एक बार फिर गूंज रही हैं, जैसे अपने इलाके की पुष्टि कर रही हों और परिवार को भी एकजुट रख रही हों। इनकी डराने वाली चीखें एक बार फिर जंगल की खामोशी को तोड़ रही हैं और इन्हें सुनने वालों को याद दिला रही हैं जंगल के इन प्रेतों का किस्सा। मैंग्रोव्स समुद्र के नजदीक शांत खाड़ियों और मुहानों में पनपते हैं। ये एक बहुत ही अजीब तरह के जंगली इलाके हैं जहां ज्यादातर पेड़ पौधे पनप नहीं सकते। इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है कि मैंग्रोव के पेड़ समुद्र के खारे पानी में भी रह सकते हैं। बहुत कम जमीनी पौधे ही इस माहौल में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन मैंग्रोव ने खुद को ऐसे अनोखे ढंग से ढाला है कि ये सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते और भी कुछ कमाल करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैंग्रोव एक एम्फीबियन फॉरेस्ट है जो ज्वार के चढ़ने और उतरने के हिसाब से बखूबी ढला हुआ है। मैंग्रोव्स की बायोलॉजिकल रिचनेस कमाल की है। ज्वार उतरने पर हजारों छोटे छोटे जीव जैसे इसका जश्न मनाते हैं, खासकर क्रैब्स जो एक अजीब से रिचुअल में उलझे दिखाई देते हैं। मेल्स कीचड़ से निकलते हैं और अपना अनोखा क्लॉ डांस शुरू कर देते हैं। इस तरह ये अपने इलाके की निशानदेही करते हैं और किसी साथी को आकर्षित भी करते हैं। फिडलर क्रैब्स के मामले में यह साफ है कि साइज मायने रखता है। सबसे बड़े क्लॉ वाले मेल के अपने इलाके को कायम रखने और रिप्रोड्यूस करने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा साइज के दिखावे से ही बात नहीं बनती। मेल क्रैब्स कभी कभी अपनी ताकत का दिखावा कुछ इस तरह भी करते हैं, ये तय करने के लिए कि यहां किसका दबदबा है। लेकिन ये डांस तभी तक चलता है जब तक ज्वार मैंग्रोव की जमीन को फिर से निकलने नहीं लौट आता। फिर क्रैब कीचड़ में मौजूद सुरंगों में छिप जाते हैं। मैंग्रोव के जीव जंतुओं को अगले कुछ घंटों के लिए इस इलाके से विदा लेनी होती है। जो भी जानवर यहां रहते हैं वो चंद्रमा और उसके ज्वार के रहम पर ही ऐसा कर पाते हैं। उनकी जिंदगी लूनर साइकिल और ज्वार के ताल के हिसाब से चलती है। मैंग्रोव्स के कुछ खास निवासी टाइड और गर्मी के घटने के इंतजार में जमीनी हिस्से पर शरण लेते हैं। मैंग्रोव के ऊपर मौजूद पहाड़ियों पर हवा ठंडी है। प्रोबोसिस मंकीज का ज्यादातर समय पेड़ों की डालियों में ऊँघते हुए बीतता है। उनकी पाचन प्रणाली धीमी और भारी होती है, तो अब ये शाम तक कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। इनसे थोड़ी ही दूर निचली डालियों पर क्रैब खाने वाले या लॉन्ग टेल मकैक्स भी आराम कर रहे हैं।
ये वक्त है आपसी रिश्तों को मजबूत करने, आराम करने और झपकी लेने का भी। ग्रूमिंग से दिमाग शांत भी होता है और दोस्तियां और गठजोड़ कायम रखने में भी मदद मिलती है। जो बंदर एक दूसरे की साथ संवार करते हैं, वो दूसरे ग्रुप के सदस्यों के साथ झड़पों में एक दूसरे की मदद करते हैं। दिखने में शानदार और फुर्तीले लंगूर या लटंग्स भी मैंग्रोव के नजदीक ही जंगल में आराम कर रहे हैं। ये बच्चों की भूख मिटाने का सबसे अच्छा समय है। सबसे कम उम्र सदस्यों का रंग ऑरेंज होता है, जिससे किसी खतरे की हालत में मां बाप के लिए इन्हें ढूंढना आसान होता है। लेकिन 5 महीने के होते होते ये ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं और इनका रंग भी इनके मां बाप की ही तरह और गहरा हो जाता है। मैंग्रोव्स में फिलहाल ज्वार है, तो सिर्फ पक्षी और कीड़े ही अपनी आम गतिविधियां जारी रख सकते हैं। छोटी कलियां खिलने लगी हैं, लेकिन इस कीड़े में सब्र नहीं है। ये फूल के रस तक पहुंचने के लिए इसके सख्त खोल में सुराख कर देता है। लेकिन मधुमक्खियां इंतजार को ही बेहतर समझती हैं। ये उनके नेक्टर को पाने के लिए फूलों के खिलने तक रुकती हैं और ऐसा करके इस अनोखे जंगल के पॉलिनेशन में मदद करती हैं। इनकी कोशिशों की बदौलत मैंग्रोव्स के फल समुद्र के कुछ नए इलाके हासिल कर लेंगे। और मैंग्रोव की कीचड़ वाली जमीन पानी से बाहर आ जाती है। पानी के किनारे पर बड़े ही अनोखे अंदाज में दुनिया की एक बहुत अनोखी मछली खेल रही है। ये पानी में कम और उससे बाहर अपना ज्यादा समय बिताती है। ये है मड स्किपर। इस रहस्यमय जंगल में हर चीज एक विरोधाभास मालूम होती है। पेड़ों की जड़ें हवा में उठी हैं और मछलियां पानी से बाहर रहती हैं। मड स्किपर्स इंडो पैसिफिक समुद्रों और अफ्रीकन अटलांटिक इलाकों के मैंग्रोव्स में हर जगह मिलती हैं। इनका हैबिटेट है वो कीचड़ जो मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों को उनकी जगह टिकाए रखता है। ये चलने फिरने के लिए पेक्टोरल फिन्स के अपने 2 जोड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जो इनके पैरों की तरह ढल गए हैं। इन फिन्स में बड़े मजबूत मसल्स होते हैं, जो इन्हें जड़ों पर चढ़ने और जमीन पर तेजी से इधर उधर जाने में मदद करते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ है। इनकी बड़ी बड़ी बाहर को निकली मोबाइल आंखें हैं और मछलियों में अक्सर ऐसी आंखें नहीं मिलती। आंखें सिर के ऊपर होने की वजह से विजन भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट जैसा मिलता है और ये पानी के अंदर और बाहर बखूबी देख सकती हैं। मड स्किपर्स के शरीर में पानी को जज्ब करने के लिए त्वचा की खास परतें होती हैं।
समुद्र से बाहर आने पर ये बीच बीच में अपनी आंखों को सिकोड़ते हैं ताकि इन परतों में जमा पानी से उन्हें नम कर सके। जमीनी जिंदगी के प्रति ये बदलाव मछलियों में काफी अनोखा है। टाइड के उतरने पर ये कीचड़ में इधर उधर उछलती रहती हैं। इस बीच आसमान से गिरी चंद बूंदें इनके लिए किसी तूफान का शक पैदा करती हैं। लेकिन नहीं, ये प्रोबोसिस मंकीज का पेशाब है, क्योंकि वो झपकी लेने के बाद ऐसा करते हैं। अब इन्हें अपने शरीर का कम वजन ढोना होगा, तो ये बड़े आराम से डालियों के बीच से कूदते हुए बढ़िया खुराक वाले मैंग्रोव्स पेड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। पर भारी वजन वाले मेल्स अपने विशाल पेट की वजह से ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सिल्वरी लटंग्स अपने कजिन्स प्रोबोसिस मंकीज के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होते हैं और वो मैंग्रोव्स के ऊपरी हिस्सों में पहले ही पहुंच चुके हैं। ये अक्सर बीच और पेड़ों के बीच की सीमा रेखा का जायजा लेते हैं, जहां वाइन्स और मीठे पानी की काफी धाराएं हैं। ये सिल्वर लीफ मंकीज पेड़ पौधे खाते हैं, खासकर मैंग्रोव की पत्तियां और फाइबर वाले दूसरे पौधे, लेकिन साथ ही ये फल, बीज और फूल भी खाते हैं। इनके तीखे और धारीदार दांत सबसे पुरानी और सबसे सख्त पत्तियों को भी काटने और चबाने के लिए ढले हुए हैं। इन बदलावों की बदौलत ये ऐसे जंगलों में रह सकते हैं जहां लंगूरों की दूसरी प्रजातियां नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो इस तरह की खुराक नहीं खा सकती। लिहाजा इन्हें बंदरों की मिलती जुलती प्रजातियों से सीधा मुकाबला नहीं झेलना पड़ता। मैंग्रोव्स में मगरमच्छ जैसे शिकारी भी रहते हैं। से बचने के लिए लंगूर शायद ही पेड़ों से नीचे उतरते हैं। लेकिन मैंग्रोव की खारी पत्तियों की दावत उड़ाने के बाद पानी पीने का मजा अलग ही है। और कुछ इस काम के लिए काफी जोखिम उठाने को भी तैयार दिखते हैं। लटंग का यह बच्चा भी पानी पीना चाहता है, लेकिन इसकी मां कुछ और सोच रही है। इसे फौरन कुछ खाना होगा ताकि अपने बच्चे के लिए यह दूध प्रोड्यूस कर सके, तो फिलहाल बच्चे को इंतजार करना होगा। लटंग ऐसे इलाके पसंद करते हैं जो समुद्र से दूर हों, और मैंग्रोव कई हिस्सों में बटे होते हैं। इनकी ऊपर की उठी जड़ों की बनावट पेचीदा होने के कारण पूरी दुनिया में मैंग्रोव की सिर्फ 54 किस्में ही ऐसी हैं जो कोस्ट्स के आसपास पाई जाती हैं, नमक को झेल पाने की अपनी अलग अलग काबिलियत के कारण। मैंग्रोव वनों में पौधों की और भी कई किस्में होती हैं, जैसे कि वाइन्स, और लंगूरों को इसे खाना बहुत पसंद है। ये सभी पौधे पानी और मिट्टी में बहुत ज्यादा खारेपन और ऑक्सीजन के बेहद कम स्तर को झेल पाने की खूबियां रखते हैं।
नमक की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर सकने लायक इनकी बनावटें साफ नजर आती हैं। कुछ पेड़ तो जैसे स्टिल्ट्स पर उगते मालूम होते हैं, जबकि कुछ दूसरे न्यूमेटोफोर्स कहलाने वाले छोटे कॉलम से घिरे होते हैं। बाहर को निकली अपनी इन खास तरह की जड़ों के जरिए मैंग्रोव पेड़ कीचड़ और पानी से हवा हासिल कर लेते हैं। इन न्यूमेटोफोर्स की सतह लेंटिसेल्स से ढकी होती है, यानी ऐसे सुराख जो अपने स्पॉन्जी टिश्यूज के जरिए हवा को अंदर लेते हैं। हर ज्वार के दौरान ऑर्गेनिक मटेरियल की एक पतली परत जमा होती जाती है, जिसे बड़ी तेजी से छोटे छोटे लाखों जीव खत्म कर देते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये फूड चेन में पहली कड़ी है। यही वो पल है जिसका क्रैब खाने वाले मकैक्स इंतजार कर रहे थे कि वो इस अजीब जंगल में अपने कदम रखें। वो जानते हैं कि यहाँ काफी मात्रा में खास किस्म का सी फूड मौजूद है, और वो ये भी जानते हैं कि किस तरह एक खास खुराक को ढूंढा और उसका मजा लिया जाए। हाल के ज्वार के बाद पूरे मैंग्रोव में कुछ छोटे छोटे पोखर बचते हैं और उनमें इन बंदरों को बड़े ही रसीले क्रैब्स मिलते हैं। मकैक्स जब भी खुराक की तलाश में इस दलदली इलाके में जाते हैं, वो अपने माहौल से जुड़े नए नए राज खोलते जाते हैं। तो जहां छोटे बंदर किसी क्रैब को पकड़ने की बार बार कोशिश करते हैं, वहीं बड़े और अनुभवी बंदर बड़े आराम से अपनी खुराक का मजा लेते रहते हैं। इनका ये सफर कामयाब रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वापस लौट रहा सागर हर चीज को डुबोना चाहता हो। तो अब वापसी का वक्त है। बढ़ता हुआ ज्वार न सिर्फ बड़े जानवरों को यहाँ से खदेड़ता है, बल्कि हर्मिट क्रैब्स को भी अब मैंग्रोव के सबसे ऊंचे इलाकों की तरफ जाना होगा। ये तो पेड़ों की डालियों और जड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही ऐसा करते हैं। मड स्किपर्स बड़ी संख्या में इस ज्वार की लय को फॉलो करती हैं, लेकिन फिलहाल वो उन छोटी लहरों के बीच कुछ खाने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं, जिनमें ज्यादा ताकत नहीं है। ये मैंग्रोव के सबसे ऊंचे हिस्से में इकट्ठा होती हैं, क्योंकि ज्वार इससे आगे नहीं बढ़ता। फिर जैसे मरे हुए शेल्स भी जिंदा होने लगते हैं। कीचड़ पर अब जैसे हर्मिट क्रैब्स का कब्जा हो जाता है। अपने इस उधार के घर की सुरक्षा में अब ये ज्वार के उतरने के बाद बचे ऑर्गेनिक मलबे की तलाश करते हैं। कुछ की किस्मत साथ देती है और इन्हें खाने के लिए मछली मिल जाती है। यह होर्सशू क्रैब एक अजीब एंथ्रोपॉड है जो करीब 30 करोड़ सालों से समुद्रों में रहता आया है। ये ज्वार उतरने के समय यहाँ फंस गया था, और अगर ये जल्दी ही यहाँ से नहीं निकला तो ये मैंग्रोव के एक निवासी की खुराक का हिस्सा बन जाएगा। ये एक ऐसी लजीज खुराक है जो बहुत दुर्लभ ही नसीब होती है। शाम को बियर्डेड पिग्स भी मैंग्रोव के बीचेस को छानेंगे, जैसा कि हर्मिट क्रैब्स ने किया है। शायद इनमें से किसी एक को लजीज प्रोस्टेट हॉर्सशू क्रैब मिल जाए। क्रैब खाने वाले मकैक्स भी शाम ढले बीच पर घूमते रहते हैं।
मैंग्रोव के पास हमेशा इन्हें देने के लिए कुछ ना कुछ नया होता है और उन्हें हॉर्सशू क्रैब मिल जाता है। ये रुतबे का बड़ा ध्यान रखते हैं और सबसे ताकतवर फीमेल्स ही सबसे पहले खाती हैं। छोटों को बचे खुचे निवालों से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। मैंग्रोव्स, मकैक्स और हॉर्सशू क्रैब्स, वाइल्ड बोर और घोस्ट क्रैब्स, फिश और मंकी पक्षियों और कीड़ों का अस्थायी आवास हैं। ये एक अनोखा इकोसिस्टम है, पर यहां जबरदस्त बायोडायवर्सिटी भी मिलती है। मैंग्रोव यानी जादुई जंगलों का वजूद चंद्रमा की ताल पर निर्भर करता है और ये उन असंख्य जीवों के लिए बहुत जरूरी है जो ज्वार के आने और जाने के हिसाब से ढल गए हैं। तो हर शाम जब ज्वार का पानी फिर से चढ़ने लगता है तो मैंग्रोव के निवासी आसमान की ओर देखकर चंद्रमा की उदारता का शुक्रिया करते हैं, जिसका इस अजीब और रहस्यमय जंगल पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है।